हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो एबीसी। यूजीसी नेट ज्योग्राफी प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स का आज के इस लेक्चर में स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, ये है आपका ज्योग्राफी का सिलेबस। यूजीसी नेट ज्योग्राफी पहली यूनिट है आपके अंदर जियोमॉर्फोलॉजी की, ठीक है। और इसका पहला चैप्टर है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो आज हम इसी टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। देखो बच्चों, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो एक्चुअल में एक पूरी सीरीज है, ठीक है, सीरीज है। और इस सीरीज का जो अंत होता है वो आधुनिक जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक पर होता है। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से हुई थी, ठीक है। तो इस पूरे सीरीज के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इंप्रूव हुई इन डिफरेंट स्टेजेस के माध्यम से, ठीक है। और जिसके अंतर्गत हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पैलियोमैग्नेटिज्म भी कवर करेंगे। और कैसे फाइनल स्टेज ये प्लेट टेक्टोनिक तक पहुंची, और कैसे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ वो प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से कैसे हुआ, ये हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस पूरी सीरीज को हम 3 भागों में बांट रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो आज का जो लेक्चर है हम इसके माध्यम से कवर करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। बीच की जो ये प्रोसेसिंग पार्ट्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के अंतर्गत कवर करेंगे। और फाइनली हम पार्ट 3 में कवर करेंगे प्लेट टेक्टोनिक को, ठीक है बच्चों। तो इस पूरे सीरीज को हम 3 अलग अलग पार्ट में या 3 अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारा पार्ट 1, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस थ्योरी को समझने के लिए आपको बस केवल 5 चीजों को समझना आवश्यक है। सबसे पहली चीज है ये सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। फाइनली सिद्धांत किसने दिया, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे विद्वानों ने इस सिद्धांत को प्रपोज किया है, लेकिन फाइनली किसने इस सिद्धांत को हाइपोथेसिस को कंसेप्ट रूप में प्रस्तुत किया, वो हम इसमें सबसे पहले आपको जानना आवश्यक है। दूसरी, इसमें आवश्यकता क्यों पड़ी, कौन से ऐसी चीजें थी जो उनके दिमाग में आई कि इतने बड़े बड़े महाद्वीप भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। आखिर उनके दिमाग में ऐसा आया ही क्यों, जबकि हम बड़े से बड़े पर्वत को भी नहीं उठा सकते हैं। तो महाद्वीप कैसे शिफ्ट हुए, क्यों उनके दिमाग में आया, ये आपको जानना इसमें आवश्यक है। तीसरा है सिद्धांत क्या कहता है, मतलब कब कौन सा महाद्वीप किस टाइम पीरियड में शिफ्ट हुआ, ठीक है। मतलब ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट्स कब कब शिफ्ट हुए, किस टाइम ड्यूरेशन में शिफ्ट हुए, इसको हम कवर करेंगे। फाइनली इसमें है पक्ष में प्रमाण, और इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कौन कौन से प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। क्या उन्होंने ये बातें बिल्कुल हवा में कही हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसके पीछे क्या लॉजिक दिए हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। और फाइनली इसमें है कि क्या ये सिद्धांत आज भी लागू है। अगर ये लागू है, आज इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स क्यों आया है। और यदि ये सिद्धांत लागू नहीं है तो इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, कौन कौन से क्रिटिक्स हैं, बेटा वो हम इन के अंतर्गत कवर करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें यह है कि यह सिद्धांत किसने दिया। देखिए बच्चों, अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक महोदय हुए हैं जिन्होंने 6 जनवरी 1912 को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। ये एक जर्मन जियोलॉजिस्ट थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने जो 1912 में पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का जो शीर्षक था वो जर्मन भाषा में था। उसका नाम था दे एंटस्टेहन डेर कॉन्टिनेंटे, ठीक है। जर्मन भाषा में पब्लिश हुई है, तो जाहिर सी बात है इसका जो कंटेंट है वो पूरा जर्मन भाषा में ही था, ठीक है। वर्ल्ड वाइड ज्यादा फेमस नहीं हो पाया, ठीक है। फाइनली 1924 में इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिसका शीर्षक था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। और तब जाकर के ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फेमस हुई, ठीक है। तो किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने। और ऐसा नहीं है कि केवल अल्फ्रेड महोदय ने ही इसे प्रस्तुत किया है। 16वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए हैं, अब्राहम अब्राहम ऑर्टेलियस, ठीक है। ये एक यूरोपियन कार्टोग्राफर थे, ठीक है। इन्होंने एक मॉडर्न एटलस का निर्माण किया उस दौरान। और जो इन्होंने मॉडर्न एटलस का निर्माण किया, उस एटलस में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन्होंने अब्राहम ऑर्टेलियस ने ऑब्जर्व किया कि जो आपका उत्तरी अमेरिका है और जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, उसको आसानी से अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ फिट किया जा सकता है, ठीक है। तो जो जिगसॉ फिट या जिगसॉ पजल का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल में अब्राहम ऑर्टेलियस का एक समझ है, ठीक है, उनकी समझ है, ठीक है। और इन्होंने ये प्रपोज किया, ये हाइपोथेसिस प्रपोज की कि जो महाद्वीप आपस में चिपके हुए हैं, उन्होंने बताया कि उत्तरी अमेरिका यूरोप से चिपका हुआ था, ये इससे चिपक सकता है।
और ये जो इससे अलग हुए, कैसे हुए? उन्होंने कहा कि ये जो है भूकंप और फ्लड से, बाढ़ से अलग हुए हैं, ठीक है? तो उनकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हुई कि भूकंप से कैसे एक बड़ा महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से शिफ्ट हो सकता है, बाढ़ से कैसे बड़े-बड़े महाद्वीप अलग हो सकते हैं। शुरुआती 16वीं शताब्दी की बात है, आप देख लीजिए, इन्होंने 1912 यानी कि 20वीं शताब्दी में इन्होंने ये प्रस्तुत किया है, तो काफ़ी पहले इस तरीके के कांसेप्ट शुरू हो चुके थे, ठीक है? 1910 में टेलर महोदय ने भी अपना कांसेप्ट प्रस्तुत किया, लेकिन वो भी इतना ब्रॉड कांसेप्ट नहीं था, ठीक है? फाइनली जो है अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने पहली बार इस सारी सोच को एक कांसेप्ट का नाम दिया था, जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है? थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो ये सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने प्रस्तुत किया। क्लियर? सबसे पहले आपको ये समझना है। दूसरा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अब देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया, अल्फ्रेड वेगनर महोदय क्या थे? एक मेटेरोलॉजिस्ट थे, मौसम विज्ञानी थे, ठीक है? क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जलवायुवेत्ता थे और जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है? अपने इस काम के लिए वो ग्रीनलैंड जाया करते थे, अपने इस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना? वहां पर उन्हें एयर पोल्यूशन के ऊपर काम करना होता था, ठीक है? जलवायु के ऊपर काम करना होता था। और एक दिन वो अपनी लाइब्रेरी में बैठकर एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे, और वो रिसर्च पेपर किस पर आधारित था? अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर पेड़ पौधों, जीवों और जीवाश्मों पर आधारित था। और उसमें एक दिलचस्प बात क्या देखी उन्होंने? जीवाश्मों में काफी समानता देखी, ठीक है? तो अटलांटिक महासागर के इस साइड क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, इस साइड है साउथ अमेरिका, ठीक है? इस साइड आपका यूरोप है और इस साइड है अफ्रीका, ठीक है? तो इसके दोनों तटों पर उन्होंने जीवों की समानता देखी, जीवाश्मों की समानता देखी, इस पर आधारित एक रिसर्च पेपर पढ़ा, ठीक है? और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने और इससे रिलेटेड जो खोज की या रिसर्च पेपर पढ़े, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दुनिया में अलग-अलग जगहों पर वनस्पतियों की समानता है। मतलब अलग-अलग जगह है दुनिया पर जहां पर एक ही प्रकार की वनस्पतियां पाई जा रही हैं। जीवों की समानता, अलग-अलग जगहों पर एक ही प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं। जलवायु की समानता, चट्टानों की समानता। आप समझ रहे हैं ना? मतलब भारत में जिस प्रकार के जीव पाए जाते हैं या वनस्पति पाई जाती हैं, वैसी ही समानता ग्रीनलैंड में पाई जा रही है और वैसी ही समानता अंटार्कटिका में पाई जा रही है। ये बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स थे वेगनर महोदय के सामने कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भारत की जलवायु क्या है? गर्म है और ग्रीनलैंड की जलवायु बहुत ही ठंडी है, वो पोल्स के पास में है। लेकिन फिर भी इनमें समानता कैसे आ रही है? ये उनके दिमाग में क्वेश्चंस इरेज़ हुए। हालाँकि रिसर्च पेपर में सिर्फ समानताओं के ऊपर बात की गई थी, लेकिन उनके दिमाग में क्वेश्चंस इरेज़ होने शुरू हो गए। आखिर ये समान कैसे हैं? जो भारत में पाया जा रहा है, वो अंटार्कटिका में कैसे? वो ग्रीनलैंड में कैसे? अब उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। अब इस सारे जो फैक्ट्स हैं, उससे वो अपने 2 निष्कर्षों पर आए, ठीक है? 2 निष्कर्ष, 2 रिजल्ट्स उनके सामने प्रस्तुत हुए। पहला रिजल्ट ये था, ये निकाला उन्होंने कि या तो ये सभी महाद्वीप एक जगह पर इकट्ठे रहे हों, ठीक है ना? मतलब सारे महाद्वीप, जैसे ग्रीनलैंड है तो वो यहाँ पर रहा हो, सारे आस-पास रहे हों, तो एक ही प्रकार की जलवायु, एक ही प्रकार की वनस्पतियाँ एक जगह पर तो हो सकती हैं, ठीक है? या तो ये कंडीशन रही हो कि सारे महाद्वीप एक जगह पर इकट्ठे हो गए हों। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि सभी महाद्वीप एक दूसरे से दूर रहे हों, लेकिन सभी महाद्वीपों पर एक जैसी जलवायु रही हो। मतलब दूसरी कंडीशन यही थी कि जैसे आज जो महाद्वीप जहाँ पर है, वहीं पर रहा हो, लेकिन उनमें एक जैसी जलवायु रही हो। इसका मतलब ये है कि अगर भारत में गर्म जलवायु पाई जा रही है, तो एक समय ग्रीनलैंड में भी गर्म जलवायु रहती हो, जबकि ग्रीनलैंड यहीं पर मौजूद है। ऐसा होना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जलवायु का अक्षांशों के साथ संबंध बहुत ही घनिष्ठ होता है। 0 डिग्री विषुवत रेखा पर जो गर्म जलवायु होती है, वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बिल्कुल नहीं हो सकती है, पोल्स पर बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। सूर्य की सापेक्ष किरणों का जो तिरछापन होता है, हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, जिससे एयर सर्कुलेशन होते हैं, पोल्स पे पोलर वोर्टेक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना? इन सारी की वजह से ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ग्रीनलैंड उत्तरी गोलार्ध में मौजूद रहे और वहां पर भी गर्म जलवायु रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके संदर्भ में उनको कोई भी ऐसे फैक्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, ठीक है ना? और वैसे भी एक ही समय पर जलवायु में इतने व्यापक स्तर पर परिवर्तन होना भी मुमकिन नहीं है, ऐसा उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो उन्होंने अपना सारा फोकस किस पर कर दिया कि सभी महाद्वीप एक जगह पर इकट्ठे रहे हों।
ये वेगनर ने अब इस पर फोकस करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। जब उन्होंने समानताएं देखी, इतनी अधिक समानताओं से रिलेटेड रिसर्च पेपर पढ़े, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा नहीं यार, सभी महाद्वीप जो है एक ही जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं। अब इसके पीछे उन्होंने अपने फैक्ट्स देने शुरू कर दिए, मतलब इसके पीछे उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च शुरू कर दी, ठीक है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब वेगनर महोदय ने इस तरीके के समानता वाले रिसर्च पेपर पढ़े, ठीक है। तो वेगनर महोदय ने क्या कहा अपने सिद्धांत के माध्यम से, ठीक है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। वेगनर महोदय ने कहा कि जो कार्बोनिफेरस युग है उसमें संसार के सभी महाद्वीप एक साथ एकत्रित थे, और उस एक साथ एकत्रित महाद्वीपों को वेगनर ने पेंजिया नाम दिया, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी कहा है, ठीक है। सबसे पहले हम कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड को जानते हैं कि मान के चलिए ये अगर पृथ्वी का पूरा अगर हम टाइमलाइन देखें, हिस्ट्री देखें, मतलब अगर पृथ्वी की उत्पत्ति यहां से शुरू हुई है जीरो से और ये वर्तमान तक का टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम है, तो इसमें जो कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड है वो लगभग लगभग यहां पर आता है, ठीक है ना। प्रीकैम्ब्रियन ईओन और फेनोरोजोइक ईओन, ठीक है। सबसे पहले टाइम फ्रेम को इन दो बड़े भागों में बांट दिया जाता है, और फेनेरोजोइक ईओन को तीन एरा में बांटा जाता है: पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है। पैलियोजोइक एरा को 6 पीरियड में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें आता है कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, देन कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, सभी महाद्वीप जो है वो एक ही जगह पर एकत्रित थे, ऐसा वेगनर महोदय ने माना है, ठीक है ना। कार्बोनिफेरस में सभी महाद्वीप एक थे, और जो एक थे उसे महोदय ने क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया, ठीक है। मतलब आज का जो हमें वर्ल्ड मैप दिखाई देता है वो कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड के दौरान पूरा एक जगह पर इकट्ठा था, ठीक है। सुपर कॉन्टिनेंट इसे कहा जाता है, और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम महोदय ने बताया पेंजिया। क्लियर? दूसरा उन्होंने कहा, वेगनर का मानना था कि आज के सभी महाद्वीप इसी विशाल पेंजिया के ही भाग थे। हाँ, मतलब जो भी हमारा आज महाद्वीप है वो इसी पेंजिया के टूटे हुए भाग हैं, ठीक है, वो सब इसी का एक पार्ट था। यह पेंजिया चारों ओर से एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसे वेगनर ने पेंथालसा कहा। पेंथालसा का अर्थ होता है जल ही जल। मतलब जो ये पेंजिया था वो चारों ओर से एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, और उस विशाल महासागर का नाम था पेंथालसा, ठीक है। और फाइनली कार्बोनिफेरस कल्प में पेंजिया टूटा। जो कार्बोनिफेरस पीरियड है उसमें पेंजिया टूटना शुरू होता है, ठीक है। मतलब कार्बोनिफेरस तक सारे महाद्वीप इकट्ठे हो चुके थे, और कार्बोनिफेरस के बाद में या कार्बोनिफेरस में पेंजिया टूटा, और वो टूट के दो भागों में बंट गया, ठीक है। उत्तरी भाग कहलाया लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। देखते हैं, कार्बोनिफेरस के अंत में पेंजिया टूटता है, ठीक है, और जो ये अपर पोर्शन है वो कहलाता है लॉरेशिया, और जो ये लोअर पोर्शन है वो कहलाता है गोंडवाना लैंड, ठीक है। यहाँ पर एक रोचक जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है वो है टेथिस, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के दौरान जब पेंजिया टूटता है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, तो बीच का पोर्शन टेथिस नाम से एक छोटा भूसन्नति, या अभी आप समझिए एक समुद्र के रूप में डेवलप होता है। इसे टेथिस का खुलना भी कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिफेरस के दौरान टेथिस का खुलना शुरू होता है, ठीक है। टेथिस वही है जहां से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और पेंजिया दो भागों में बढ़ता है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है। लॉरेशिया के अंतर्गत आज के जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का पोर्शन है वो वाले महाद्वीप इसके अंतर्गत शामिल थे। वो वाले महाद्वीप इसके अंतर्गत शामिल थे। और जो गोंडवाना लैंड है उसके अंतर्गत कौन शामिल थे? आज के ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ज्यादा महाद्वीप या ज्यादा पोर्शन शामिल था, ठीक है। जुरैसिक कल्प में गोंडवाना लैंड टूटा, ठीक है। तो जो ये नीचे का गोंडवाना लैंड है वो जुरैसिक कल्प में टूटता है, और भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब अलग अलग महाद्वीपों का टूटना शुरू हो रहा है, ठीक है। कब? जुरैसिक कल्प में। जुरैसिक कल्प बहुत ही फेमस कल्प माना जाता है, जब जिस दौरान डायनासोर पृथ्वी पर मौजूद थे, उस दौरान गोंडवाना लैंड टूटता है, विभंजन होता है, ठीक है। इसी समय उत्तरी और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर खिसकने लगे, जिससे अंध महासागर का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जब पश्चिम की ओर खिसके तो यहाँ पर बीच में जो एक ओशन डेवलप हुआ उसका नाम क्या था? अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, ठीक है, उसका निर्माण हुआ। भारत के उत्तर की ओर खिसकने से हिंद महासागर का निर्माण हुआ, ठीक है।
तो भारत जब उत्तर की ओर खिसका तो इस वाले पोर्शन में हिंद महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, और महाद्वीपों के उत्तर की ओर खिसकने से आर्कटिक महासागर और उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण हुआ। ठीक है, फाइनली जो ग्रीनलैंड ऊपर की ओर खिसकने लगे, कनाडा का पोर्शन और जो यूरेशिया का पोर्शन उत्तर की ओर खिसकने लगे, तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर और उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण होने लगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे सागर भी डेवलप होने लगे। ठीक है, और पैंथालसा सिकुड़कर प्रशांत महासागर में बदल गया। आज का जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, वो पैंथालसा का ही एक अवशिष्ट पार्ट है, अवशिष्ट रूप है। ठीक है, उसका बचा हुआ भाग है। तो प्लायोसीन युग तक स्थल और जल का वर्तमान रूप पूर्ण हो गया था। ठीक है, मतलब आज का जो ये हमें कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, ये प्लायोसीन युग में हमें देखने को मिलते हैं। प्लायोसीन एपोच कब है? ठीक है, एपोच कहते हैं पीरियड से भी पार्ट को। तो जैसे अभी बताया था, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक एरा है। ठीक है, फेनेरोजोइक इयॉन के। तो जो सेनोजोइक एरा है, इसके भी दो पार्ट हैं। तो जैसे पहले जो कि कार्बोनिफेरस पीरियड था, तो वैसे सेनोजोइक के दो पीरियड हैं। ठीक है ना, टर्शियरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है, तो टर्शियरी पीरियड के 5 एपोच हुए हैं, 5 भाग हुए हैं। ठीक है, एपोच को मतलब इसमें पहला है पैलियोसीन, दूसरा है इयोसीन, तीसरा है ओलिगोसीन, चौथा है मायोसीन और सबसे अंत में है प्लायोसीन एपोच। ठीक है ना, तो जो सबसे लास्ट पोर्शन है प्लायोसीन एपोच, उसमें महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप देखने को मिल गया था। तो यानी कि कार्बोनिफेरस पीरियड में जो महाद्वीप एक थे, यहां से वो टूटने प्रारंभ हुए और फाइनली प्लायोसीन एपोच तक वो आज के वर्तमान कंडीशंस में प्राप्त हुए। ये कंसेप्ट दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है ना, कि महाद्वीप यानी कि जो पेंजिया था वो कब टूटा और कब वो वर्तमान महाद्वीपों के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये था सिद्धांत का सार। ठीक है, फाइनली है इसमें पक्ष में प्रमाण। अब उन्होंने इसके पक्ष में क्या प्रमाण प्रस्तुत किए, ये जानना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ये बातें हवा में तो नहीं कही। ठीक है, सबसे पहला प्रमाण हम इसमें पढ़ेंगे जिगसॉ फिट का। ठीक है, जिगसॉ फिट क्या कहता है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तट आपस में जुड़ सकते हैं। जैसे जो आपका दक्षिण अमेरिका है, वो अफ्रीका के साथ फिट किया जा सकता है, और जो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड का पोर्शन है, वो यूरोप के साथ आसानी से फिट किया जा सकता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सभी भी आसानी से यहाँ पर फिट किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के फिट करने की जो ये पजल है, पजल होता ना कि आप इसको इसके साथ फिट कर सकते हैं, इसको जो है इसके साथ फिट कर सकते हैं, तो इस तरीके का जो पजल है उसको नाम दिया गया था जिगसॉ फिट या जिगसॉ पजल। ठीक है, दूसरा है जीवाश्म समानता, जो कि उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में पढ़ी है। ठीक है, पहला है इसमें ग्लोसोप्टेरिस वेजिटेशन। देखिए, ग्लोसोप्टेरिस वेजिटेशन के जो प्रमाण हैं वो भारत, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, जो कि ये प्रमाणित करते हैं कि ये भूभाग कभी एक साथ रहे होंगे। अंटार्कटिका में भी ग्लोसोप्टेरिस वेजिटेशन के प्रमाण मिले हैं, तो ये साबित करता है कि ये पोर्शन कभी एक साथ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि भारत की गर्म जलवायु और अंटार्कटिका की ठंडी जलवायु में एक ही जैसी वनस्पति का मिलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जलवायु का वनस्पति से गहरा कनेक्शन होता है। गर्म जलवायु की वनस्पति अलग होती है, ठंडी जलवायु की वनस्पति बिल्कुल अलग होती है। लेकिन अगर सब में एक ही प्रकार की वनस्पतियां मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है सब एक ही जगह पर रहे होंगे। दूसरा है मेसोसोरस एनिमल्स। ब्राजील और अफ्रीका में मेसोसोरस नाम के जीव के जीवाश्म पाए गए हैं। तो यहाँ पर है ब्राजील और अफ्रीका में के जो देश हैं, घाना वगैरह, वहां पर एक ही प्रकार के जीवों के जीवाश्म पाए गए, जो कि साबित करता है कि ये पोर्शन कभी क्या रहा होगा, एक रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार लेमिंग जो जीव है, ठीक है, स्कैंडिनेविया, जो स्कैंडिनेविया कंट्रीज हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लेमिंग नाम का जीव पश्चिम की ओर भागकर समुद्र में डूब जाते हैं। ठीक है, अब यहां से पश्चिम की ओर भागेंगे तो कहाँ जाएंगे? समुद्र में जाएंगे। इससे यह प्रमाणित होता है कि ये जंतु अतीत में पश्चिम दिशा की ओर जाते थे, जब स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। कौन से स्थलखंड? जब ग्रीनलैंड यहाँ पर आपस में कनेक्टेड था, उत्तरी अमेरिका आपस में कनेक्टेड था, तो ये पोर्शन, तो इसकी वजह से जानवरों को एक स्वभाव था कि वो पश्चिम की ओर आसानी से मूव कर जाते थे, क्योंकि लैंड मास था। ठीक है, अब ये शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति है पश्चिम की ओर जाने की, वो आज भी नहीं बदली। ठीक है, तो ये भी उन्होंने अपने प्रमाण में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जीवाश्म समानता के प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए। चट्टानों की समानता। ठीक है, दोनों तटों पर पर्वतमालाओं की उपस्थिति। देखिए, कैलिडोनियन पर्वत श्रृंखला,
कैलिडोनियन पर्वत श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है? उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वतमाला से लेकर, तो ये जो पर्वतमाला है ये अपलेशियन पर्वतमाला है, ठीक है। और यूरोप में नॉर्वे तक अपना विस्तार रखती है। तो जो ये नॉर्वे का पोर्शन है, स्कैंडिनेवियन जो देश है, वहां तक ये पर्वतमाला फैली हुई है, ठीक है। अब बीच में क्या आ गया है? बीच में आ गया अंध महासागर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये दोनों पर्वतमालाएं हैं ये एक ही टाइम पीरियड की बनी हुई है, ठीक है, जो ये साबित करती हैं कि पहले कभी ये आपस में कनेक्टेड रही होंगी, क्योंकि जो ये पर्वतों का निर्माण है वो किसी अवरोध के कारण होता है। यहाँ से फोर्स आता है, ठीक है, और जो अवसाद है इस तरीके से फोल्ड होने लगते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए किसी अवरोध का होना आवश्यक है, ठीक है। और अगर एक ही टाइम पीरियड के पर्वत है तो एक ही टाइम पर बनेंगे, ठीक है। अब बीच में ये टूट चुके हैं, तो टूटने का मतलब है, और एक ही टाइम पीरियड की चट्टाने हैं, तो इसका मतलब ये है कि कभी ये पोर्शन आपस में कनेक्टेड रहे होंगे। ये उन्होंने चट्टानों की समानता प्रस्तुत की है, क्योंकि इस पर्वतमाला का निर्माण कैलिडोनियन ओरोजेनी नाम की भूवैज्ञानिक घटना के दौरान हुआ था। दोनों ही अलग-अलग जगहों के पर्वतों का निर्माण एक ही टाइम फ्रेम की घटना के दौरान होने से ये निष्कर्ष निकलता है कि ये पोर्शन कभी एक रहा होगा। दूसरा है, टिलाइट अवसादी चट्टानें भारत के साथ-साथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। ठीक है, ये चट्टानों के सबूत भी उन्होंने प्रस्तुत किए। टिटिलाइट अवसादी चट्टानें इन सभी जगहों पर पाई जा रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक ही जगह पर कभी इकट्ठे रहे होंगे। गोंडवाना लैंड का जो पोर्शन बताया जाता है, ब्राजील में सोने की शिराएं हैं और घाना में सोने के निक्षेप हैं, ठीक है। तो ब्राजील में सोने की शिराएं हैं, वेन्स हैं, ठीक है ना, और घाना में इसके निक्षेप हैं, डिपॉजिट है। तो एक तरीके से जो ताला चाबी का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो वो यहाँ पर आता है, और इसको आसानी से इसमें फिट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो इस बात का संकेत है कि कभी ये आपस में जुड़े रहे होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने चट्टानों के प्रमाण भी प्रस्तुत किए, ठीक है। फाइनली जो डेटा उन्होंने दिया वो था पैलियो क्लाइमेटिक डेटा, हिमानीकरण के प्रमाण। देखिए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में हिमानीकरण के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इन सभी जगहों पर एक टाइम पीरियड के ग्लेशिएशन के प्रमाण मिले हैं, तो जो कि स्पष्ट रूप से साबित करता है कि ये पोर्शन कभी आपस में कनेक्टेड रहे होंगे। ये हिमानीकरण पर्मियन और कार्बोनिफेरस टाइम पीरियड के हैं, ठीक है। तो एक ही टाइम पीरियड के ग्लेशिएशन अलग-अलग जगहों पर मिलना इस बात का सबूत है कि ये पोर्शन कभी एक रहा होगा। कोयले के जमाव, अंटार्कटिका में कोयले के निक्षेप का पाया जाना यह साबित करता है कि कभी यहाँ की जलवायु गर्म रही होगी। अब कोयला कब बनता है और किससे बनता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तो कोयले का जो निर्माण है वो पेड़ पौधों, वनस्पतियों के दबने से होता है। किसी एक पेड़ के नहीं, बल्कि वनस्पतियां, पूरे इलाके की वनस्पतियां जब दब जाती हैं, ठीक है ना। और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर, इतनी ठंडी जगहों पर, इतने बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों का उगना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। वो पूरा बर्फीला पोल्स का रीजन है, ठीक है। वहां पर पेड़ कैसे हो सकते हैं? और वहां पर कोयला पाया जा रहा है, यानी कि एक टाइम पीरियड में इसकी जलवायु बहुत ही गर्म रही होगी, तभी तो वहां पर इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए कि जो दबने से जो आज कोयले में कन्वर्ट हो गए हैं, जीवाश्म ईंधन के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। जाहिर सी बात है, ये पोर्शन तो कभी इस पोल में तो नहीं रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि पोल कभी भी गर्म नहीं हो सकते हैं। सूर्य की किरणें वहां पर कभी भी सीधी प्राप्त नहीं होती हैं, बहुत तिरछी प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से साबित करता है कि ये अंटार्कटिका का पोर्शन यहाँ से मूव हुआ है, शिफ्ट हुआ है। तो इस प्रकार से पैलियोक्लाइमेटिक डेटा के आधार पर और इन सभी आंकड़ों के आधार पर वेगनर महोदय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के पक्ष में ये प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट जो सवाल इसमें आता है कि क्या ये आज भी लागू है, ठीक है। तो इसका उत्तर है कि वर्तमान समय में ये वेगनर का सिद्धांत लागू नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेगनर महोदय ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने में जो मान्यताएं प्रस्तुत की, मान्यताएं मतलब जो उन्होंने मान के चला कि ये कंडीशंस होनी चाहिए, वो खुद ही उन्होंने उस कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। मतलब उन्होंने जब उसमें प्रवाह संबंधी बल दिए, अब इतना बड़ा जो कॉन्टिनेंट है उसको दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए जो बल होना चाहिए, ठीक है, वो उनकी खुद की मान्यताओं का विरोधी था। तो उन्होंने दो अलग-अलग बातें कह दी, ठीक है। क्या उन्होंने अलग-अलग बातें कही? सबसे पहले हम मान्यताएं देखते हैं। उन्होंने क्या मान के चला कि जो महाद्वीप है, वो सियाल के बने हैं, ठीक है, और महासागर सीमा के बने हैं, ठीक है। देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक परत है वर्तमान समय में तो हम
क्रस्ट, मेंटल और कोर की बातें करते हैं, लेकिन शुरुआती समय में इसको सियाल, सीमा और निफे के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, बेसिकली ये जो खनिज है उनके आधार पर ही इन परत का निर्माण किया जाता था, इन परतों का नामकरण किया जाता था। ठीक है, तो जो सबसे ऊपरी परत थी वो थी सियाल की, और विज्ञान महोदय ने माना कि जो महाद्वीप है वो सियाल के बने हैं। ठीक है, मतलब जो पर्वत है, जो महाद्वीप है वो किसके बने हैं? सियाल के बने हैं। तो ये जो लेयर है वो है सियाल, और महासागर है सीमा के। तो इनको वो महासागर मानता था। किसको? जो विघ्नर महोदय थे वो इन्हें सीमा की परत मानते थे। उस समय कंसेप्ट इतने ही डेवलप हो पाए थे। ठीक है, और दूसरी वो मान्यता क्या रखते हैं कि जो सियाल है वो सीमा के परत पर बिना किसी रुकावट के तैर रहे हैं। और चूंकि उन्होंने माना कि महासागरों के ऊपर महाद्वीप है, और महासागर कैसा लिक्विड फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है भाई, समुद्र के ऊपर कोई चीज होगी तो वो फ्लोट ही करेगी, वो तैरेगी, और बिना किसी रुकावट के वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने प्रवाह संबंधी बल प्रस्तुत किए तो यहां पर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। उन्होंने विरोधाभास कुछ बातें कह दी कि पहला उन्होंने कहा ज्वारीय बल। ठीक है, महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ, उन्होंने कहा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर खिसकने लगे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर खिसके, और इनके खिसकने से रॉकी और एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो ज्वारीय बल, इसके लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबल दिया। ज्वार मतलब कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से जो पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न होते हैं। अब आप समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जो ज्वार भाटाएं उत्पन्न होती हैं, किसके? सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से, उसके कारण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर खिसक गए। ठीक है, चलो ये मान लिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा कि रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका के इस पश्चिमी छोर पर है रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका के इस पश्चिमी छोर पर है कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। तो जब ये पश्चिम की ओर मूव हो रहे थे, तो यहाँ के अवसादों में क्या पड़ने लगे? फोल्ड पड़ने लग गए। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि पर्वतमालाओं का निर्माण कैसे होता है? किसी अवरोध के कारण होता है। अगर फोर्स आ रहा है, और जब तक सामने से कोई अवरोध ना आए, ठीक है, तब तक पर्वतमाला का निर्माण नहीं होगा। जब कोई अवरोध आता है, तो यहाँ बीच के जो भी मटेरियल है उसमें फोल्ड पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने सबसे पहले एक अपना बल प्रस्तुत किया। दूसरा उन्होंने कहा पोलर बल या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, पोलर फ्लाइंग बल फोर्सेस। इसके कारण अफ्रीका और यूरेशिया के खंड एक दूसरे के नजदीक आए। अफ्रीका और एशिया के खंड एक दूसरे के नजदीक आए। ठीक है, जाहिर सी बात है, जैसा आज अगर ये विषुवत रेखा 0 डिग्री के आसपास यहाँ पर है कहीं, ठीक है, तो शुरुआत में जब ये पेंजिया था, तो पेंजिया का जो फॉर्मेशन था वो कहीं इधर कहीं पर था। ठीक है, तो पोलर फ्लिंग बल में ये सारे जो महाद्वीप हैं, ठीक है, एक दूसरे से मतलब इधर की ओर मूव होने लगे, और जिसकी वजह से अफ्रीका इधर की ओर शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो अफ्रीका और यूरेशिया के खंड जब एक दूसरे के नजदीक आए, तो इसके फलस्वरूप अल्पाइन पर्वतमाला का निर्माण हुआ। अल्पाइन पर्वतमाला कहाँ है? यूरोप में, यहाँ पर है। ठीक है ना, यूरोप महाद्वीप में पूरे अल्पाइन पर्वतमाला फैली हुई है। तो अब जब प्रवाह संबंधी उन्होंने बल प्रस्तुत किए, तो उन्होंने ये भी बताया कि ज्वारीय बल से रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ, और पोलर फ्लिंग बल से अल्पाइन पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहीं पर उनका थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विरोध हो गया। उनकी आलोचना किस बात पर हुई कि अगर महाद्वीप, जैसे कि उन्होंने माना था, मान्यताएं दी थी ना कि जो महाद्वीप है वो सियाल के बने हैं, और वो सीमा की परत के ऊपर बिना किसी रुकावट के तैर रहे हैं। तो ये उन्होंने शुरुआत में माना था। लेकिन उन्होंने बाद में बता दिया कि जब उन्होंने बताया कि महाद्वीप पश्चिम की ओर शिफ्ट हुए, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि उनसे रॉकीज और एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ, अल्पाइन पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो आलोचना इस पर हुई कि जब महाद्वीप बिना किसी रुकावट की सीमा के ऊपर तैर रहे हैं, तो उनमें अवरोध कैसे हुआ? क्योंकि वो तो फ्लोट कर रहे हैं आसानी से, बिना किसी रुकावट के। तो बिना अवरोध के पर्वतमालाओं का निर्माण कैसे हुआ? इस तरीके से उनकी आलोचनाएं हुई, क्योंकि पर्वतों का निर्माण तो किसी अवरोध के कारण होता है। दूसरा ये बताया गया कि ज्वारीय बल, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर खिसके और हिंद महासागर का निर्माण हुआ, तो ज्वारीय बल में इतनी ताकत नहीं होती है कि वे महाद्वीपों को पश्चिम की ओर धकेल दें। ठीक है, ज्वारीय बल के कारण समुद्र में तो केवल क्या आते हैं? ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। केवल इस समुद्र के पानी को ही
ऊपर नीचे वर्टिकल मूवमेंट करवा पाता है। ज्वारीय बल ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ज्वारीय शक्ति वर्तमान की तुलना में 1 लाख गुना अधिक हो। ठीक है, लेकिन इतनी शक्ति में पृथ्वी का घूर्णन 1 साल में ही बंद हो जाएगा। ये वैज्ञानिकों ने बाद में कहा है, प्रमाण दिए हैं कि ज्वारीय बल में इतनी ताकत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार वेगनर ने जो खुद की मान्यताएं प्रस्तुत की और खुद ही जो प्रवाह संबंधी बल प्रस्तुत किए, उनमें पूरा क्या था? विरोधाभास था। ठीक है? इस वजह से उनका जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, वो आज के टाइम पे लागू नहीं है। लेकिन इससे उन लोगों ने जो भी लॉजिक प्रस्तुत किए, जो भी उन्होंने महाद्वीपों का विस्थापन बताया, टाइम फ्रेम बताया, उसके पक्ष में जो प्रमाण प्रस्तुत किए, वो कंप्लीटली सही थे। ठीक है? एकमात्र उनकी मान्यताओं के विरोधाभास की वजह से हम उनके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से नकार नहीं सकते। ठीक है? क्योंकि उन्होंने आवश्यक बल ही प्रस्तुत नहीं किए थे कि कैसे महाद्वीप, इतने बड़े महाद्वीप शिफ्ट हुए होंगे। ठीक है? ये बल उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से उनकी थ्योरी को आज के टाइम पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो फिर ये आगे कैसे बढ़ी? आगे बढ़ी, जो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, आर्थर होम्स महोदय ने जो आवश्यक बल हैं, ठीक है? जिस बल के कारण वेगनर फेल हुए थे, ठीक है? उस बल को प्रस्तुत किया आर्थर होम्स महोदय ने। क्या था वो बल? किस प्रकार से उस बल के बाद जो महाद्वीपों का विस्थापन एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद जब हम किस तरीके से आगे बढ़े, एक स्टेप स्टेप वाइज आगे बढ़े, क्या था वो चीज? वो जानेंगे हम अगली वीडियो में पार्ट 2 के अंतर्गत। ठीक है? तो आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है? जिसमें हमने जाना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।